स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में आपको बताए थे कि किस प्रकार से निषेचन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। आज बताएंगे कि किस प्रकार से जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। यह मोनोकाट एक बीजपत्री पौधों का भ्रूण है और यह डाइकाट द्विबीजपत्री पौधों का भ्रूण है। तो देखें आप, निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। यह जाइगोट सबसे पहले इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका छोटी होती है और एक कोशिका बड़ी होती है। जो छोटी कोशिका होती है इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, इसको भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। और जो बड़ी कोशिका होती है इस कोशिका को कहते हैं सस्पेंसर सेल, निलंबक सेल, सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका, या इसी को टर्मिनल सेल कहते हैं। ये बेसल सेल है, ये बेसल सेल है, ये टर्मिनल सेल है। बेसल सेल से को सस्पेंसर सेल भी कहते हैं और टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो ये जो सस्पेंसर सेल है वह सस्पेंसर सेल पुनः विभाजन करता है और विभाजन के फलस्वरूप ये छोटी छोटी कई कोशिकाओं का निर्माण करता है। और जो एम्ब्रियोनल सेल है, यह एम्ब्रियोनल सेल एक डिवीजन, इसमें ऊपर वाली जो कोशिका है उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है। नीचे वाली जो कोशिका होती है एम्ब्रियोनल सेल, इस एम्ब्रियोनल सेल में एक डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। ऊपर से नीचे की तरफ अंदर डिवीजन होता है और फलस्वरूप ये टी शेप, जो उल्टा अंग्रेजी का टी शेप है, उस तरह की संरचना का निर्माण होता है। पुनः एक डिवीजन इसमें होता है जो नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल है उसमें, और इसमें जो डिवीजन होता है यह डिवीजन पुनः एक डिवीजन इसका ट्रांसफर अंदर ही होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। आगे चलकर एक डिवीजन, अब ये चार कोशिकाएं हो गई, ये ऑक्टेंट हो गया, ऑक्टेंट एम्ब्रियो ऑक्टेंट हो गया, टेट्राड हो गया, एम्ब्रियो टेट्राड हो गया। चार कोशिकाएं हैं। एक डिवीजन इसमें ट्रांसफर्स होगा और तब ये टेट्राड से इसका निर्माण 8 कोशिका युक्त हो जाएगा। ये इसमें 8 कोशिकाएं हो जाएंगी और तब इसे हम कहेंगे ऑक्टेंट। तो एम्ब्रियोनल सेल में एक डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, फिर एक डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ऑक्टेंट का टेट्राड का निर्माण हुआ, और फिर इसमें एक डिवीजन ट्रांसवर्स होता है तो ये 8 कोशिका युक्त एम्ब्रियो बनता है और इसको कहते हैं ऑक्टेंट। ठीक इसी समय ये जो ऊपर सस्पेंसर सेल है इसमें विभाजन होता रहता है और ये विभाजित करके एक बड़े संरचना का निर्माण करता है जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। ये सस्पेंसर, यह सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को बीज के अंदर बीच में ढकेले रहता है और ये भोजन को चूसने का कार्य करता है बीज से। फिर ये जो ऑक्टेंट है, एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो इसे कहते हैं, एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। आगे चलकर ये जो ऑक्टेंट है, 8 कोशिका युक्त जो एम्ब्रियो है, प्रो एम्ब्रियो है, इस प्रो एम्ब्रियो में एक डिवीजन होता है और पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब कि जो ये 8 कोशिकाएं हैं, इसमें 8 कोशिकाएं,
इसमें इस तरह से एक डिवीजन होता है रिंग में, और फलस्वरूप ये एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसमें 3 लेयर हो जाती है, बाहर डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और अंदर की तरफ प्लीरो। और इन्हीं तीनों लेयर डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरो से ये एम्ब्रियो का विकास होता है। तो आप देखेंगे कि अब जो ये सस्पेंसर सेल से जो ये सस्पेंसर का निर्माण हुआ है, इसके नीचे जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस कहते हैं, यानी जो सस्पेंसर है उसके नीचे की सबसे कोशिकाओं को हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इस हाइपोफाइसिस के नीचे ये जो एम्ब्रियो का मेन पार्ट है, इसमें रेडिकल होता है। अब जो इसके नीचे हाइपोबेसल कोशिकाएं होती हैं, इस हाइपोबेसल कोशिकाओं से इस हाइपोफाइसिस के नीचे जस्ट हाइपोबेसल कोशिकाएं होती हैं, और इस हाइपोबेसल कोशिकाओं से रेडिकल का निर्माण होता है। और इसके विपरीत इस नीचे की तरफ, नीचे साइड में, इसको कहते हैं ईपीबेसल सेल। तो इस ईपीबेसल सेल से ये प्लीन्यूल और कॉटिलेडन का निर्माण होता है। अब जो ये रेडिकल है, इस रेडिकल से जड़ का निर्माण होगा और प्लीन्यूल से तने का निर्माण होगा। और जो ये कॉटिलेडन है, ये बीज में सहायक बीज पत्र कहते हैं इसको, सहायक पत्ती के रूप में शुरू में कार्य करता है। यह द्विबीजपत्री तना है। तो द्विबीजपत्री पौधे में जो भ्रूण पाया जाता है उसमें 2 बीजपत्र होते हैं, और इसका जो प्लीन्यूल होता है प्रांकुर, वह इस पौधे के तने के अग्रभाग पर होता है, पौधे के या भ्रूण के अग्रभाग पर होता है। लेकिन जब आप देखेंगे एक बीजपत्री बीज का भ्रूण, तो एक बीजपत्री भ्रूण में आप देखें तो इसमें जो कॉटिलेडन है, जिसको कि स्क्यूटेलम कहते हैं, तो वह स्क्यूटेलम किनारे होता है, लेटरल साइड में होता है, पार्श्व में होता है। और बीजपत्र की संख्या केवल 1 होती है। तो इसमें इससे अंतर यह है कि इसमें एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र पार्श्व में होता है और बीजपत्र की संख्या 1 होती है। एक और बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है कि जो प्लीन्यूल होता है, उस प्लीन्यूल के ऊपर एक कवरिंग होता है, एक इसको सुरक्षा देने के लिए कवर होता है एक बीजपत्री पौधों में। इसको कहते हैं कोलेप्टाइल, जिसमें ग्रेमिनी कुल के पौधे सब में ऐसा पाया जाता है। इसी प्रकार से इसके रेडिकल होता है, जिससे कि जड़ का निर्माण होता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक आवरण होता है, कैप होता है, और इस कैप को कहते हैं कोलियोराइजा। तो ये एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब आप ये देखें कि एक बीजपत्री पौधे में जो भ्रूण का विकास होता है और द्विबीजपत्री में लगभग एक ही पैटर्न का होता है। एक अंतर यही है कि जो एक बीजपत्री पौधा है उसमें ये जो एम्ब्रियो में इसमें अलग अलग ऑक्टेंट, टेट्राड और फिर इसमें 3 लेयर बन जा रहा है, वो एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में नहीं होता है। एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में ये एम्ब्रियोनल मास बनता है, ग्लोबुलर होता है, गोलाकार, और उसी से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक जाइगोट से एक भ्रूण का विकास होता है एक बीजपत्री पौधे में और द्विबीजपत्री पौधे में, और क्या दोनों में बेसिक अंतर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि निषेचन के पश्चात जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर से आप पाते हैं कि बीज बनता है और फल बनता है।
तो देखते हैं कि सीड क्या है और कैसे इसका निर्माण होता है। तो निषेचन के पश्चात आप देखेंगे ये बीजांड है, ये बीजांड है और इसके चारों तरफ ये ओवरी है, ओवरी है। जब निषेचन हो जाता है तो इस बीजांड से बीज का विकास होता है। तो बीजांड से बीज का विकास होता है तो कैसे होता है आप देखें तो जो इसका इंटेगुमेंट, बीजांड का ये जो अध्यावरण कहते हैं, बाहरी जो लेयर है इंटेगुमेंट, इस इंटेगुमेंट का विकास बीज के सीड कोट का निर्माण करता है। ये सीड कोट है, बीज चोल है और इस बीज चोल में जो बाहरी लेयर होता है इसको कहते हैं टेस्टा और अंदर वाले को कहते हैं टेगमेन। दोनों को मिलाकर के कहते हैं सीड कोट, बीजावरण। तो यह बीज जो आवरण या बीज जो सीड कोट का निर्माण बाहर टेस्टा जो कठोर होता है, मोटा होता है और अंदर की तरफ पतली झिल्ली युक्त मुलायम लेयर होती है जिसको टेगमेन कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के सीड कोट कहते हैं। इन दोनों का विकास, ये जो बीजांड है इस बीजांड के दोनों लेयर इंटेगुमेंट, ये बाहर वाली लेयर से टेस्टा, अंदर वाली लेयर से टेगमेन का विकास होता है। अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जाइगोट बना था और यहाँ पर जो भ्रूणपोष केंद्रक बना था, तो इस जाइगोट से इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एम्ब्रियो का विकास होता है। ये जाइगोट है जिससे एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो भ्रूण जाइगोट से बना और इसके चारों तरफ ये वाला भाग, इसका निर्माण इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बीच में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, जो त्रिगुणित होता है, इससे निर्माण होता है इंडोस्पर्म का भ्रूणपोष का। और जो ये इसका फ्यूनिकल है, यह फ्यूनिकल यहाँ पर छोटा सा बीज जिससे जुड़ा रहता है पौधे से, फल से, वहाँ पर एक छोटा सा खाली छिद्र होता है, स्थान होता है। तो इस बीज में आप पाएंगे कि किस प्रकार से बीजांड विकसित हो गया बीज में। अब जो बीज होते हैं आप जानते होंगे कि दो प्रकार के होते हैं। एक बीज को कहते हैं इंडोस्पर्मिक बीज, इंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज, और एक होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब भ्रूणपोषी बीज, यानी जिसमें जब भ्रूणपोष का विकास होता है तो इसमें इंडोस्पर्म खर्च नहीं होता है, कुछ बच जाता है, तो बीज में ये इंडोस्पर्म दिखाई देता है, पाया जाता है, तो इसको कहते हैं हम इंडोस्पर्मिक सीड। जैसे अरंडी है, लेकिन कुछ ऐसे बीज हैं जिसमें कि जब भ्रूण का विकास होता है तो ये भ्रूणपोष खत्म हो जाता है उसी समय, तो ऐसे बीज को कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी बीज। जैसे चना है, मटर है, इसमें ऐसा होता है। अब ये कभी कभी कुछ बीजों में आप पाएंगे कि जो ये सीड है, इस बीज में ऊपर की तरफ एक इस तरह की संरचना होती है जिसको कहते हैं कार्मिकल, कार्मिकल। जैसे ये अरंडी है, तो अरंडी में पाएंगे कि बीज के ऊपर एक नुकीला संरचना निकली होती है जिसको कार्मिकल कहते हैं। ये आपका जो बीज चोल है, इसी बीज चोल में जो फ्यूनिकल है, इस बीज चोल से आउट ग्रोथ हो जाता है, तो ये कार्मिकल का निर्माण होता है जैसे अरंडी में। कुछ बीज में आप पाएंगे कि बीज के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जो रसीली हो जाती है, जिसको हम खाते हैं प्रायः। जैसे लीची है, तो लीची में बीज के बाहर आप देखेंगे कि एक लेयर होती है छिलके के नीचे, फल के नीचे, और इसी को हम खाते हैं। तो लीची का खाने वाला जो भाग होता है वो वास्तव में बीज के ऊपर उसके एरिड को खाया जाता है, जिसका विकास उसके बीजांड से होता है। और इसी प्रकार से कुछ पौधों में जो ये न्यूसलस वाला भाग है, न्यूसलस, यह न्यूसलस बचा रह जाता है बीज में, और उसको कहते हैं पेरिस्पर्म,
यानी पेरिस्पर्म क्या हुआ? न्यूसेलस का अवशेष भाग जो किसी किसी पौधे के बीज में रह जाता है। जैसे काली मिर्च में ऐसा होता है, वह काली मिर्च में जो खाने योग्य उस भाग बच जाता है बीज में, उसको कहते हैं पेरिस्पर्म, जिसका विकास न्यूसेलस से होता है। तो ये बीज में कुछ विशेष संरचनाएं हैं जिनका विकास आप देखेंगे कि ऐसा होता है। अब बोलिए आपको लाल का दबा, हैं लाल वाला दबा दरा दे